वंदे मातरम। पिछले कुछ एक क्लासेस में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स, कोसेकेंट इन्वर्स के बारे में पढ़ा, उसके ग्राफ को देखा, उसके कुछ एक एग्जाम्पल्स को किया है। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हमारा कोटेंजेंट फंक्शन का इन्वर्स है, यानी कि इन्वर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन, जैसा कि पीछे लिखा हुआ है। हम यह पहले पढ़े हुए हैं कि टेंजेंट में को जुड़ने के बाद ये हमारा कोटेंजेंट होता है और ये पीछे से ए एन हटा देने के बाद ये क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, यानी कि उसका शॉर्ट। जैसे मम्मी हो गई मम, पप्पा हो गए पप्स, सिस्टर हो गई सिस, जाने मन हो गई जानू, है या नहीं। उसी तरह से कोटेंजेंट हो गया हमारा कॉट। ठीक है, अब इसका डोमेन क्या है, 0 से पाए, इसका रेंज क्या है, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, और माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बीच जो सारे नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि हम उसको क्या लिख सकते हैं, आर, दैट इज द रियल नंबर। ठीक है, अब हम लोग जो है एक बार इस चीज के ग्राफ को देखेंगे। देखिए, इन्वर्स कोटेंजेंट फंक्शन को समझने के लिए पहले हमको कोट का जो है ग्राफ समझना होगा, उसके डोमेन और रेंज को समझना होगा। ठीक है, वो कैसे आया, तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, टेबल बनाना होगा। और ये जो टेबल होगा, हम एक चीज जान रहे हैं कि कॉट जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो एंगल है ये इसका क्या होगा, डोमेन होगा, और इसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, रेंज होगा। जो डोमेन यानी कि एंगल है कॉट के लिए वो एक्स एक्सिस पे होगा, जो वैल्यू है वो रेंज है वो हमारा वाई एक्सिस पे होने जा रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले ये टेबल जो हम लोग बना रहे हैं इस पे एंगल लिख लेते हैं, 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6 और पाई। अब है कॉट, कॉट 0 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, तो कॉट 0 पे इन्फिनाइट, और उसके बाद इन्फिनाइट के बाद वो हमारा क्या होता है, √3 होता है, और √3 का वैल्यू 1.7 होता है, और π/4 डेट इज की 1 होता है, π/3 मतलब कि 1/√3 यानी कि 1/1.7 यानी कि 0.5, 17 × 85, 17 छक्के 2 तल से, यदि 6 बार में भाग दे दीजिएगा तो 2 तल से यानी 102 पहुंच जाएगा। तो 17 × 85 यही हो गया 0.5, और उसके बाद ये यहाँ पर 0 होता है। और अब जो एंगल आपको दिखने जा रहा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का है, दूसरे घर का है, इसलिए यहाँ पर -0.5, -1, -1.7 और -इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ के लिए हम लोग पहले एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं भैया। चलो, अब इधर हो गया x, x डैश, y, y डैश। अब यहाँ ये हो गया 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6 और पाई। इधर -π/6, -π/4, -π/3, -π/2, -2π/3, -3π/4, -5π/6 और -π। तो एंगल हमारा क्लियर हो गया क्या। तो अब क्या बचा, यहाँ पर इसके लिए वैल्यू 1, 2 और इन्फिनाइट, और यहाँ पर जो है -1, -2 और ये हो गया हमारा -इन्फिनाइट। डन। अब जो है ग्राफ खींचते हैं, 0 पे हमारा क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, π/6 पे क्या होता है, 1.7 होता है, और π/4 पे 1, और फिर π/3 पे हमारा 0.5 नियर बाई, और फिर जो है हमारा 0 हो जाता है। तो ये ग्राफ कैसा गया भैया,
कुछ ऐसा गया, हाँ या नहीं। अब इसके बाद 2π/3 पर जो है -0.5 है और फिर यहाँ -1 है, यहाँ पर -1.7 है और फिर जो है हमारा यहाँ इन्फिनाइट है। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। डन। अब अगली बात को जरा सा हम लोग ध्यान देते हैं कि अब हमको किधर जाना है भैया, निगेटिव एंगल की ओर जाना है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने का मतलब क्या होता है कि निगेटिव एंगल होता है और पहला घर हमारा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है कि कॉट का अपना घर नहीं है, वो सेक और कॉस का घर है, इसीलिए वहां पे उसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये यहाँ -इन्फिनाइट से शुरू हो जाएगा, हाँ या नहीं। और फिर जो है कहाँ पे आएगा, 1.7 पे आएगा, फिर कहाँ आएगा 1.4 पे आएगा, फिर कहाँ आएगा 0.5 पे आएगा और फिर कहाँ पे आएगा 0 पर आएगा। डन। उसके बाद यहाँ 0.5 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा, फिर 1.7 पे आएगा और फिर जो है यहाँ ये इन्फिनाइट पे आएगा। अब एक चीज को आप यदि गौर करके देखिएगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनाइट और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनाइट गया, जिसके कि लाइन में कोई ब्रेक नहीं है, ये सीधा लाइन आया। यानी कि ऐसा नहीं है कि -1 से 1 को छोड़ रहे हैं या 2 से 2 को छोड़ रहे हैं, -2 को छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कंप्लीट आ रहा है। यानी कि -इन्फिनाइट मिनिमम वैल्यू से प्लस इन्फिनाइट मैक्सिमम वैल्यू तक ये जा रहा है। तो इसका जो ये क्या है, ये वैल्यू है, ये रेंज है, ये फंक्शन करने के बाद आया है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया r, यानी कि रियल नंबर। ये जो प्लस इन्फिनाइट वैल्यू ये कहां पर है भैया, तो ये 0 पर है। और ये माइनस इन्फिनाइट वैल्यू कहां पे है भैया, तो पाई पर है। तो ये 0 से पाई डोमेन के लिए माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट वैल्यू देता है कौन, कोटेंजेंट। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जब हम लोग कॉट का ग्राफ कर चुके हैं तो अगला क्या बचता है, कॉट इनवर्स का ग्राफ। कॉट इनवर्स मतलब इस पे पावर -1 और ये जो डोमेन है ये क्या बन जाएगा हमारा, रेंज। और ये जो रेंज है ये हमारा क्या बन जाएगा, डोमेन। ठीक है, क्यों कि हम जानते हैं कि फंक्शन का डोमेन इनवर्स फंक्शन का रेंज होता है और फंक्शन का रेंज इनवर्स फंक्शन का डोमेन होता है। अब ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, टेबल बनाना होगा। टेबल बना लेते हैं। ये करने के बाद थोड़ा सा आपसे बात करने का मन करेगा, लेकिन फिलहाल जो है हम टेबल बनाए और ऊपर एंगल रखे और नीचे वैल्यू। आई होप कि ये सही नहीं है, इसलिए जो है जब हम गलती करते हैं तो उस पॉइंट को ऐसे करके आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ पर जो है भैया ये चीज़ आप हम लोग को छकाने के लिए किए या आपसे गलती हो गया। यहाँ पर क्या है कि जो एंगल है ये हमारा रेंज हो गया और रेंज हमेशा से कहाँ होता है, y एक्सिस पर होता है, जो कि नीचे का बॉक्स है। अब ये हमारा क्या है, डोमेन है, यानी कि यहाँ पे हमें वैल्यू रखना है। ये हमारा ये x एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है और ये हमारा हमेशा से y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, डोमेन x पे और रेंज हमेशा से y पर। तो अब पहले वैल्यू आना है, तो पहला वैल्यू तो इन्फिनाइट होता है, उसके बाद 1.7 होता है, फिर जो है हमारा 1 होता है, फिर 0.5 होता है और उसके बाद जो है 0 हो जाता है, फिर -0.5 होता है, फिर -1 होता है, फिर -1.7 होता है और फिर इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, तो इतना जगह फिर से देखिए हमारे पास बच गया। पता नहीं क्या बात है भाई, बढ़ता ही है, कभी भी नहीं घटता है। जगह मतलब कम पड़ जाए ऐसा नहीं है, हमेशा से जगह बढ़ता ही रहता है। लगता है बरकत हो रहा है कुछ, है ना। ऐसा लोग कहते हैं कि यदि कुछ बच गया ना तो बरकत हो रहा है, लेकिन उस चीज़ का बर्बादी भी होता है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, 0 π/6 π/4 π/3 π/2 2 π/3 3 π/4 5 π/6 और यहाँ पे हो गया हमारा पाई। अब करना क्या है भैया, इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या करना है, एक्सिस बना लेना है। चलिए अब हम लोग एक्सिस बना लेते हैं। इधर चूंकि हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, पहले ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, यहाँ एक्स डैश लिखते हैं, यहाँ पे वाई डैश लिखते हैं।
और इस बार चूंकि एक्स एक्सिस पे वैल्यू दिखाना है तो इधर 1 2 से लेकर के इन्फिनाइट तक चले जाएंगे और इधर के लिए -1 -2 से माइनस इन्फिनाइट तक चले जाएंगे। डन। अब यहाँ पर π/6 π/4 π/3 π/2 2π/3 3π/4 5π/6 और पाई, और इधर -π/6 -π/4 -π/3 -π/2 -2π/3 -3π/4 -5π/6 और -π। डन। अब देखना है कि ये इन्फिनाइट वैल्यू है कब, जबकि एंगल हमारा कितना है 0, तो एंगल हो गया 0। फिर क्या है 1.7 वैल्यू है भैया कब, जबकि हमारा π/6 है तब। फिर 1 है हमारा कब, जबकि π/4 है तब। 0.5 है कब, जबकि हमारा π/3 है तब। और 0 है कब, जबकि हमारा π/2 है तब। तो अब इसको कुल मिलाने के बाद, सारे बिंदुओं को मिलाने के बाद ये इधर चला गया। किधर चला गया? इधर चला गया, है ना। अब इसके बाद जो है ये कहाँ पर आ गया हो 0.5 हिया, उसके बाद -1 हिया, और उसके बाद जो है किधर चल गया हो, उसके बाद किधर चला गया -1.7 पे गया और यहाँ आके ये इन्फिनाइट पे आ गया। डन। तो ये हो गया वन साइड का ग्राफ। अब अगला क्या होगा, फिर 0 पे ही जो है उधर से लौटेंगे तो -इन्फिनाइट, और उसके बाद -1.7 -1 0.5 और 0 यहाँ आया। फिर यहाँ 0.5, इसके लिए 1, इसके लिए 1.7 और फिर यहाँ 180 पे इन्फिनाइट। ठीक है। अब ये मैक्सिमम किसके लिए गया? प्लस इन्फिनाइट के लिए। मिनिमम किसके लिए गया? यहाँ माइनस इन्फिनाइट के लिए। प्लस इन्फिनाइट कहाँ पर दिया? 0 एंगल के लिए दिया। माइनस इन्फिनाइट किसके लिए दिया? पाई के लिए दिया। तो अब कुछ बड़ी बात रही कि माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट इसका डोमेन हो गया, जिसके लिए ये वैल्यू दे रहा है कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करा के 0 से पाई के बीच में। माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट हमारा क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। तो इसको हम लोग आर से लिख दे रहे हैं, आर से डिनोट कर दे रहे हैं, और 0 से पाई इसका क्या हो गया? रेंज। इसके बीच में इसको लाई करा देना है कि नहीं। अब एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सबका निकालते आए हैं, वैसे ही यदि हमको दे दिया cot इनवर्स -1 हमको निकालना है, और इसका क्या निकालना है कि वैल्यू निकालना है। कैसा वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। पहले तो एक्चुअल वैल्यू निकलता है, फिर प्रिंसिपल वैल्यू होता है। प्रिंसिपल वैल्यू कब निकलता है? जबकि हम उसको उसके रेंज में लाई करा देते हैं, है या नहीं। तो यहाँ पे cot इनवर्स, और cot ये -1 किसके लिए होता है? cot 3π/4 के लिए होता है। ये कैंसल, और ये हमारा 3π/4 आ गया। क्या चीज ये आया? एक्चुअल वैल्यू। अब देखना है ये 0 से पाई के बीच में है, यदि है तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू। नहीं तो फिर इसको ऑल्टर करेंगे। अब सारे जो फंक्शंस है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सबके एग्जांपल लगभग सेम जैसे हैं। मेनली समस्या कब होगी? जबकि इन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जोड़ेंगे, इनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, और तब तक के लिए वंदे मातरम।